एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके 3 बेटे थे। वो अपने 3 बेटों के साथ अपने घर में रहती थी। बड़े वाले बेटे का नाम माधव और बीच वाले बेटे का नाम राघव और सबसे छोटे बेटे का नाम सोनू था। बेटा, तुम्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई भाई में प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। मगर माँ, दुनिया में अकेले रहकर भी तो सफलता पाई जा सकती है। बेटा, सफलता अकेले जाने से ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने में होती है। इतना तुम समझ जाओ। इसके बाद तीनों बेटे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सोनू अपना शिक्षा प्राप्त करके एक बड़े से शहर में जाकर एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर बन जाता है और वो एक बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर बन जाता है, जिसे उसे उसका घमंड हो जाता है। कुछ समय के बाद उसकी माँ अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और कहती हैं, सोनू, तुम हमें भूल गई हो क्या? मैं तुम्हें कितना कॉल करती हूँ, तुम कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। तुम अपने माँ को भूल गए हो। एक बेटा, हमें कभी तो याद कर लिया करो। अरे माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। पहले भी तुम मुझे गलत समझती थी और अभी भी तुम मुझे गलत समझती हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें भला क्यों गलत समझूंगी। ठीक है माँ, अभी मैं काम में बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहने के बाद सोनू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और वो दिन भर पार्टी करता है। इन सब चक्करों में वो अपने परिवार को भूल जाता है, मानो ऐसा इसका कोई परिवार ही नहीं। दिन भर अपने दोस्तों से बात करना, पार्टी करना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अरे सोनू, आज पार्टी में तो कितना मजा आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ये कहकर सोनू अपने कंपनी निकल जाता है। जब वो कंपनी जाता है तब उसके मैनेजर सोनू को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, सोनू, मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था। क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है? अगर कंप्लीट हो गया है तो ले आओ, मुझे दो। मैंने तुम्हें 1 वीक से वो प्रोजेक्ट दिया है। अरे बॉस, आई एम सॉरी, मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं कुछ दिन से बिजी था। मेरे ऊपर पहले से ही बहुत वर्कलोड है, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे कुछ समय और दे दीजिए। पर बॉस ने सोनू की एक नहीं सुनी और उसे कंपनी से निकाल दिया। सोनू इधर उधर अपने दोस्तों से मदद मांगता फिरता था, परंतु उसके दोस्तों ने भी साथ देने के लिए मना कर दिया। अरे सोनू, तुझे तो पता ही है, मेरे पास जितनी सेविंग थी वो खत्म हो गए और कंपनी वालों ने भी मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचे हैं। सोनू को अब कहीं से मदद नहीं मिलती है। वो हर जगह से मदद मांग के हार जाता है और अब पछताता है। एक दुकान पर बैठकर वो रोता है और सोचता है कि काश वो अपनी माँ की बात मान लिया होता तो आज उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता, और वो घर के लिए निकल जाता है। माधव को अपने ज्ञान और योग्यता पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। उसने अपना व्यापार शुरू किया और अपनी सफलता पर बहुत गर्व करने लगा। लेकिन एक दिन उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया और वो रोने लगा। सोचने लगा, शायद वो अपनी माँ की बात माना होता तो आज उसे इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। अहंकार में इतना डूब गया था कि अपनी माँ को ही भूल गया और इस चक्कर में मेरा सारा व्यापार खत्म इतना हो गया। कहकर माधव घर के लिए निकल जाता है। राघव गांव में ही रहा और ईमानदारी से खेती करने लगा। वह अपनी माँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। दिन भर खेती करता, मेहनत करता और शाम को अपनी माँ के पास जाता। राघव खेती बहुत ही अच्छे से करता। उसकी सारी फसलें, सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से होती थीं। ये देखकर सारे गांव वाले भी इसकी बहुत तारीफ़ करते थे। वो दिन भर खेती में काम करता था और जो भी पैसे होते वो अपनी माँ को देता था। शाम के समय में घर के लिए लौट जाता था। राघव ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताता था और उनसे बातें करता था। उसे अपनी माँ के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। माँ, तुम किस बात की इतना चिंता करती हो? देखना, सोनू और माधव वापस लौटकर जरूर आएंगे। आप इतना चिंता मत लिया करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो। बेटा, तूने कभी गांव छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा? देखो, तुम्हारे दोनों भाइयों ने गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए हैं। अब वो गांव कभी आते ही नहीं। अगर तुम्हारा भी मन हो तो तुम शहर जाके बस सकते हो। माँ, पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं, सुकून और अपनापन भी जरूरी होता है। पर ये दोनों भाई नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर असली जिंदगी तो गांव में ही होती है माँ, और आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। कुछ समय के बाद सोनू शहर से वापस अपने घर माँ के पास आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो अपनी माँ से आकर कहता है, माँ, माफ कर दो। मैं धन कमाने में इतना व्यस्त था कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं अब कभी ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ यहीं हमेशा रहूंगा। अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेटा, जीवन में पैसा, अहंकार और लालच सब व्यर्थ है। असली सुख अपने परिवार और अपने के साथ रहने में है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, अब तुम यहीं रहो। के बाद माधव को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस गांव अपनी माँ के पास लौट आता है और कहता है, मेरा अहंकार मेरी सबसे बड़ी गलती है। माँ, मैं गलत राह पर चला गया। अब बहुत पछता रहा हूँ माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब ये गांव छोड़कर नहीं जाऊँगा। अपने भाइयों के साथ रहकर यहाँ पर खेती करूँगा और तीनों भाई हम मिलकर एक साथ रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, अब ये गांव छोड़कर मैं नहीं जा। अरे माधव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। चलो, अब तुम तीनों भाई एक साथ मिलजुल कर रहोगे और अब ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुम तीनों को अपने साथ ही देखना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों भाई एकजुट बन के रहो, कि तुम तीनों को कभी कोई दुख ना पहुँचा सके। तीनों भाई, तुम तीनों को इतने साल के बाद एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम तीनों अपना साथ नहीं छोड़ोगे। तुम तीनों हमेशा एक साथ रहोगे। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर तुम तीनों का साथ हमेशा एक रहना चाहिए। अरे माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम तीनों भाई एकजुट होकर रहेंगे और तीनों भाई खेती करेंगे, गांव में ही रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। आप बस अपना ध्यान दीजिए। हम तीनों आपके साथ हैं। हाँ माँ, सोनू सही कह रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
हम आपके साथ हैं और हम तीनों अब कभी अलग नहीं होंगे। हम तीनों भाई मिलकर खूब मेहनत करेंगे और यहीं खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन शहर कभी नहीं। अरे माधव भैया, चलो मैं तुम्हें अपनी खेती दिखाता हूँ। मैंने कितनी अच्छी खेती कर ली है। अब तो आपका साथ भी रहेगा और सोनू का साथ रहेगा, तो हम मिलकर एक बहुत बड़ी सी खेती और बागवानी शुरू करेंगे। हम अपना एक यहाँ पे व्यापार भी शुरू कर देंगे। चलिए, मैं आपको अपने खेत लेके चलता हूँ। इतना कहकर तीनों भाई अपनी माँ की बात सुनते हैं और तीनों खेती के लिए निकल जाते हैं। तीनों भाई एक साथ निकल जाते हैं और राघव तो मानो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपने दोनों भाई का साथ मिला होता है उसे। माधव राघव के साथ जाता है और सोनू भी पीछे पीछे आता है। फिर तीनों भाई खेतों में बहुत काम करते हैं। बड़ा भाई और सोनू, ये दोनों भी बहुत मेहनत करते हैं। ये दोनों भाई शहर से आते हैं, इसलिए इन्हें खेतों का काम समझ नहीं आता, लेकिन अपने भाई का काम देखकर ये भी उनके जैसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर वो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं। सोनू भी कामों में कोई कमी नहीं छोड़ता, वो भी काम बहुत अच्छे से करता था। फिर तीनों भाई शाम के समय में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे और गपशप करते थे। अरे भैया, आज तो पूरे दिन खेत का काम करते करते हम तो बिल्कुल थक गए। लेकिन सच कहे तो आज खेत में काम करके एक अलग ही आनंद मिला, और इस थकान से नींद बहुत अच्छी आने वाली है भैया। जहाँ आप हमें शहर में भी ऑफिस में भी बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन उस थकान का आनंद उतना अच्छा नहीं होता था जितना यहाँ पर खेतों में काम करके आनंद मिलता है। आप सच कहते थे भैया, यहाँ तो बहुत ही सुकून। अरे सोनू, गांव की बात ही अलग होती है, यहाँ तो बहुत शांति होती है। तीनों भाई ऐसे ही आपस में बात करते हैं और बात करते करते वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तीनों भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। तीनों भाई अपनी माँ की बहुत सेवा करते हैं और फिर कभी भी शहर जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपनी माँ का ध्यान देते हैं और सोनू, राघव, माधव तीनों एक अच्छे भाई बन के दिखाते हैं और ये दिखा देते हैं कि एक साथ रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे करते करते उनकी खुद की भी एक व्यापार शुरू हो जाती है। माँ को इन तीनों भाई को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो बहुत तीनों भाइयों को माँ की बात समझ में आ गई। वे सब एक साथ गांव में रहने लगे और फिर कभी अलग नहीं हुए। हिंदी में जरूर एक गांव के आदमी की बातचीत वाली कहानी हिंदी में। दृश्य 1। गांव की चौपाल, सुबह की चाय स्थान। गांव की चौपाल, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। सुबह की धूप में कुछ ग्रामीण चाय पी रहे हैं। पात्र रामू 60 एक अनुभवी किसान और छोटू 25 एक युवा ग्रामीण। छोटू रामू का। अरे छोटू, अभी तुम इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें खेती करना सिखाऊंगा। बस मैं जैसे बोलता जाऊंगा तुम वैसे करना। हाँ काका, मेरे बाबा के जाने के बाद मेरे सारे खेत ऐसे ही पड़े हैं। मुझे खेती बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे खेती करने धीरे धीरे आ जाएगी। आप मेरी मदद करेंगे ना काका? अरे छोटू, तुम कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं खेती सिखाऊंगा? बिल्कुल सिखाऊंगा। तुम मेरे साथ हमेशा रहना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खेती कैसे करते हैं। तुम मेरे खेत आओ, मैं तुम्हें अपनी फसल दिखाता हूँ। पर रामू काका, खेती करने के लिए पैसों की भी तो ज़रूरत होती है, पर मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। मैंने सुना था कि सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई है किसानों के लिए, तो क्या
हम उस योजनाओं का उपयोग अपनी खेती बाड़ी के लिए नहीं कर सकते? अरे छोटू, किसानों के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो कहाँ काम ही करती हैं। वो बस सरकार के कुछ दिन के चोंचले होते हैं। वो हम किसानों के लिए कुछ भी नहीं करती है। ऐसा होता तो सारे किसानों को इतना दुख नहीं सहना पड़ता। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। ये योजनाएं हम किसानों के लिए ज़्यादातर लाभकारी तो नहीं हैं, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता ये हमारे काम आ जाए। हम ठीक है छोटू, तुम कोशिश करो। अगर क्या पता तुम्हारी कोशिशें कामयाब हो जाएं तो मुझे बताना। अगर नहीं हुए तो मैं इधर उधर से तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करूँगा कि तुम अपनी खेती कर सको। रामू काका, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आपका धन्यवाद। आप मेरी इतनी मदद करते हैं। मैं कोशिश करूँगा, आज मैं जाऊँगा बैंक पे, मैं पता करता हूँ इस योजनाओं के बारे में। अगर पता कुछ सहायता मिली जाए हमें वहाँ से। का छोटू से बात करने के बाद अपने खेत की ओर निकल जाता है और छोटू भी काका से मिलने के लिए निकल गया। अरे छोटू, क्या तुम्हें कोई मदद मिली? तुम बैंक पे गए थे, तुम्हें वहाँ से कोई मदद मिली है? अरे काका, क्या बताएं, जब मैं मदद के लिए गया तो सब मुझे इधर से उधर घुमाने लगे। इस बारे में अब मैं माँ से ही बात करता हूँ, शायद वही मदद करे। माँ, इतने दिनों से ये जमीन बची है, मैं भी उस पे खेती करना चाहता हूँ। आपका क्या ख्याल है? इतने दिन से ये जमीन बंजर पड़ी हुई है, उस चीज़ पे मैं खेती करना चाहता हूँ। और घर में भी अब कुछ पैसे नहीं हैं जिससे हम अपना खर्चा चला सकें, ना अनाज है। अरे बेटा, वो ज़मीन तो कितने दिन से ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, पर तुझे तो खेती बाड़ी बिल्कुल भी नहीं आती। तू कैसे खेती करेगा? मैं जानती हूँ कि घर में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। घर में अनाज नहीं है, पैसे नहीं हैं, पर ये भी तो सच है कि तुझे खेती बाड़ी नहीं आती। क्या तू कैसे ये खेती करेगा? अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे देती हूँ, तू कोशिश कर। खेती करने से पहले तू अपने काका से मिल लेना, उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान है। छोटू अपनी माँ की बात मानता है और काका से मिलने के लिए निकल जाता है और उनसे कहता है, काका, माँ ने तो कुछ पैसे दे दिए हैं और बोली है कि जाओ तुम खेती करो, और कहती है कि वो जमीन बहुत दिन से ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल होगा तुम्हें खेती करना, पर तुम अपने काका से मदद ले लो। अरे छोटू, अगर तुम कोशिश करोगे तो क्यों नहीं उस बंजर जमीन पे फसल उगाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस मेहनत करो। मेहनत करोगी तो तुम्हें मेहनत का फल भी जरूर दिखेगा, और जो भी रहेगा तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। छोटू काका से बात करने के बाद खेती करने के लिए निकल जाता है और वो दिन रात मेहनत करता है, खुदाई करता है, उसमें काम करता है, लेकिन उसे अभी कोई मेहनत का फल नहीं मिलता है। वो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन उसे मेहनत का फल अभी दिखाई नहीं देता है। वो मेहनत करते करते बीच में बहुत थक जाता है। उसे लगता है कि अब उसे शायद नहीं हो पाएगा, शायद अब उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। तब उसको उसके अपने काका की बात याद आती है। सोचता है कि काका ने तो सच ही कहा था कि अगर कोशिश किया जाए तो क्यों नहीं हमें उसे सफलता का फल मिलेगा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता, मैं कोशिश करता रहूँगा। वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है। शाम के समय में वो अपने काका से फिर से मिलता है और उस खेती के बारे में काफ़ी सारी ज्ञान लेता है। अरे छोटू, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभी तो तुमने मेहनत करना शुरू किया है, अभी तुम मेहनत करते रहो। तुम्हें पता है, मेरे खेत के ये जो फसल है
ऐसे ही नहीं लहरा रहे हैं। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, हाथ पैर पे चोट लग जाते थे, लेकिन हाँ काका, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। मेहनत बहुत करना पड़ गया आज। आज के पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। ये मेहनत मैंने पहली बार की है, लेकिन मुझे डर है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल खेत में नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। अरे छोटू, तुम बिना डरे मेहनत करो। मेहनत करने से पीछे मत भागो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मेहनत करोगे तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। बस तुम मेरी बात ये ध्यान रखना कि मेहनत करने से इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो अपने वो जीवन में चाहता है। इसलिए तुम मेहनत करना मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मैं कल से फिर से खेत में निकल जाऊंगा और मेहनत करना शुरू कर दूंगा, और मुझे सफलता जरूर मिलेगी काका। ये बात मुझे पता है। बस मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे सब कुछ मिलेगा। आप सही कहते हैं। हाँ छोटू, तो तुम अब बिल्कुल चिंता मत करना। कल से तुम मेहनत करने के लिए निकल जाना, और तुम्हें मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और अकेला खुद को कभी मत सोचना। तुम मेहनत करो, बाकी मैं सब देख रहा हूँ। और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताना। ठीक है, तब तुम कल से खेत में काम करना शुरू कर दो। और हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो बहुत परेशान होंगी, क्योंकि मैं पहली बार खेती करने के लिए निकला हुआ हूँ। इसलिए उनको मेरी चिंता हो रही होगी। ठीक है काका, अब हम घर चलते हैं। काका और छोटू आपस में बात करने के बाद अपने घर की तरफ निकल गए होते हैं और छोटू अपनी माँ से कहता है। माँ, आज मैं दिन भर खेतों में काम किया हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। मैं 3-4 दिन से खेत में काम करने जा रहा हूँ, लेकिन उस बंजर खेत में तो एक फसल भी नहीं उग रही है। अरे छोटू, अभी तो तुम्हें खेतों का इतना अनुभव भी तो नहीं है। तुमने पहली बार कोशिश की है, वो भी एक बंजर खेत में। तो तुमको अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोशिश करना छोड़ोगे तो फिर हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, हमें अनाज कैसे मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, पर तुम कोशिश करते रहो। मुझे पता है तुम एक दिन ज़रूर अपने कोशिश में कामयाब होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोटू माँ की बात मानकर फिर से उस बंजर खेतों में काम करने के लिए निकल गया होता है। वो फिर से बहुत कोशिश करता है और बहुत मेहनत करता है। ऐसे करते करते वो 2-3 दिन तक अपने खेतों में मेहनत करता है और सोचने लगता है कि अब लगता है कि मेरी कोशिशें अब काम नहीं करेंगी। काका और माँ की बात भी गलत हो जाएगी। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी वो कहता है कि शायद आज मैंने मेहनत तो की है, कल क्या पता फसल निकल जाए। ये सोचकर वो घर की ओर लौट जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है। माँ, आपने तो कहा था कि कोशिश करने से फसल जरूर उगाएंगे, लेकिन मैं 7-8 दिनों से उस खेतों में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मैं इतने दिन से उस खेतों में काम कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है अब उस जमीन पर कभी फसल होंगे ही नहीं। अरे बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे? तुम देखना, तुम इतनी कोशिश किए हो ना, तुम्हें सफलता का फल ज़रूर मिलेगा। अभी तुम बहुत थक चुके हो, इतने दिनों से खेतों में काम कर रहे हो, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। कितने दिन से तुमने आराम नहीं किया। तुम आराम करो, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा।
तुम परेशान बिल्कुल मत हो। और बात रही फसल की, तो देखना बहुत अच्छे फसल होंगे हमारे खेतों के। तुमने जितनी मेहनत की है वो रंग जरूर लाए। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते छोटू का खेत पूरा लहराने लगता है, पूरी हरियाली छा जाती है, उसकी मेहनत काम कर जाती है और वो अपने खेतों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि शायद मैंने कोशिश करना छोड़ दिया होता तो आज मेरे खेतों में ये फसल नहीं लहराते। फिर से छोटू और उसके काका गांव के कुछ आदमी भी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते होते हैं और कहते हैं। और छोटू, मैं तुमसे क्या कहता था कि कोशिश करना मत छोड़ना। तुमने देखा, आज तुम्हारी कोशिश का फल तुम्हें सब मिल रहा है। तुम्हारे इस बंजर खेत में फिर से हरियाली छा गई। अब तो तुम एक बहुत अच्छे किसान बन गए हो। अरे काका, ये बात तो आपने सही कही कि बंजर खेत में हरियाली फिर से छा गई, लेकिन आपकी और माँ की मदद के बिना ये संभव नहीं था। आपने और माँ ने मेरी बहुत सहायता की। आप दोनों ने मुझे प्रेरित किया। अरे रामू, तुमने तो इस बच्चे को एक अच्छा किसान बना दिया। वरना ये इधर उधर बेचारा भटक रहा था, तुम इसे सही रास्ता दिखा दिया। अरे नहीं चाचा, मैं क्या इसे एक सही रास्ता दिखाऊंगा। मैंने तो बस इसे एक सुझाव दिया और उसने इस सुझाव को माना। तब लेकिन मेहनत तो इसकी ही थी। मैं तो बस बोला हूँ, मेहनत करने वाला ही इंसान बड़ा होता है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल देते हैं। हाँ काका, पर आपकी मदद के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। आपका धन्यवाद। आप नहीं होते तो शायद मैं ये खेती नहीं कर पाता और घर का खर्चा भी नहीं चला पाता। बात करने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। अरे बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी होती जा रही हूँ, तुम शादी कब तक करोगे? अब तो तुम अपने पैरों पे भी खड़े हो गए हो, तुमने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी है और एक सफल किसान भी बन गए हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई एक अच्छी लड़की खोज कर तुम्हारी शादी करा दूँ। मुझे भी अब नहीं रहा जाता, अब मैं भी बूढ़ी होती जा रही हूँ। कब तक तुम्हें और इस घर को संभालती रहूँगी। तुम भी जल्दी से शादी कर लो और अपना एक परिवार संभालो। माँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। वैसे मुझे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये शादी उदी में फंसकर इंसान रह जाता है और मुझे तो अभी एक और बड़ा किसान बनना है। लेकिन अगर आपको यही ठीक लगता है तो यही ठीक। फिर कुछ समय बीतता है और माँ छोटू की शादी करा देती है। छोटू को भी एक सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी मिल जाती है। छोटू भी बहुत खुश होता है और उसकी माँ भी उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उन्हें लगता है कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। अब ये सब होने के बाद छोटू अपने काका से मिलने के लिए निकल जाता है। अरे काका, आज की रात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। हाँ छोटू, हमें जीवन में जो इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज तुमने मेहनत नहीं की होती तो शायद आज तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता, तुम्हें पैसों की दिक्कत सहनी पड़ती। पर देखो, आज तुम्हारे पास भी सब कुछ है। पर इन किसानों की कीमत कोई नहीं समझता। हम किसान इतना मेहनत करते हैं, दिन रात इन खेतों में काम करते हैं, लेकिन ना ही हमारी फसलों का इतना पैसा ही मिलता है और ना ही किसानों का कोई इतना इज्जत ही करता है। हम किसानों को
अपने अनाज की इतनी आमदनी भी नहीं मिलती है और जो मिलती है वो बस घर चलाने के लिए ही काफ़ी होती है। लेकिन तब भी हम किसान बहुत खुश होते हैं। बाकी शहरों में तो मैं देखता हूँ इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग सुखी नहीं रहते हैं जितना हम गांव में रहने वाले किसान रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।